हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 10 के 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चंस बेसिकली मैंने आप लोगों को वैसे कराया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चंस को बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 10 के 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं किसी बॉडी से अनदर बॉडी में हर सेकंड में। तो बताइए टोटल चार्ज 1 कूलम होगा जब बॉडी पर, तो कितना समय लगेगा एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में पहुंचने में। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। आपको पता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं। देखो एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये मान लो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी से इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं भाई, इस बॉडी से इस बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता है कितने टाइम में पहुंच रहे हैं। 10 के 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस बॉडी से इस बॉडी में पहुंच रहे हैं और वो समय ले रहे हैं कितना, 1 सेकंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज, इतना। तो बेटा जब चार्ज तुम्हारा 1 कूलम है, कितना चार्ज है बच्चा, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो कितना हुआ। तो बेटा Q की वैल्यू 1 है, N है, N की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। अगर ये जाएगा ऊपर तो देखो ये N इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे यहाँ पर, डेसिमल हटा दोगे तो 10 लग जाएगा। तो 10/16 हो जाएगा ये, इंटू जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो ऊपर जाके प्लस होता है, प्लस के हो जाता है। अगर आप देखें तो इसका माइनस, इसका एक जीरो यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये 100/16 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18 हो जाएगा। इसे 2 से आप 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 2 जा 8 और ये हो गया 5। तो n की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1 कूलम चार्ज में। अब कह रहा है कि जब इस बॉडी से इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, ए बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन निकल के बी बॉडी में पहुंचेंगे, वो अब पहुंचेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इन्हें इस बॉडी से इस बॉडी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। देखो तो बच्चों देखो, 1 सेकंड में उसे कितना समय लग रहा था, 10 के 9, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 10 के 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं यहाँ से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। सर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स के नीचे इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड के नीचे सेकंड आया, तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 1 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल टू टी इंटू 10 की पावर 9। तो बच्चों समय कितना आ जाएगा, इसको हम जो है, चलो ये दूसरा पेन ले लेते हैं, ये इससे करते हैं, चलो ठीक है। तो टी बराबर आ जाएगा भाई 6.25, ये भी थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 का 9 हो जाएगा। तो बच्चों देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड आएगा, ये समय सेकंड में आएगा। आप चाहो ईयर में बदलना चाहो समय को तो देखो ईयर में भी बदल सकते हैं। तो 6.25 इंटू 10 के 9, अब सेकंड को ईयर में बदलना है, पहले एक ईयर में बताओ कितना होता है, 365 दिन। एक दिन में क्या घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में क्या सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड। तो बच्चों ये आ जाएगा समय तुम्हारा ईयर में, और ये समय जो ईयर में आएगा कितना आएगा, लगभग आपका 198 ईयर आएगा। कितना आएगा, 198 ईयर आएगा। ठीक है, लगभग 200 साल आएंगे, 200 साल लग जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी से इस बॉडी तक पहुंचने में। समझ लो 200 साल लग जाएंगे, सोचो बहुत लंबा समय हो गया, हम तो जिंदा भी नहीं रहेंगे। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। ठीक है, अभी जिंदा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, कल का कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन ए कप ऑफ वाटर। कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस होंगे एक कप ऑफ वाटर में। तो बच्चों देखो एक कप है, ठीक है, एक कप है, इसमें तुम्हारे को पता है
कि जो है ये पानी भरा हुआ है, और मान लिया कि पानी भी कितना ले लिया मैंने पानी 100 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया? 100 ग्राम। क्वेश्चन में 250 ग्राम से करा है, आप 250 ग्राम चाहो 250 ग्राम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। कितना ले सकते हो? 250 ग्राम ले सकते हो, ठीक है। चलो, तब तो पहले एक और बताओ, मैंने बताया था जो 1 मॉलिक्यूल्स का ग्राम मॉलिकुलर मास होता है, क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिकुलर मास जो होगा एक मॉलिक्यूल्स का 1s2 का क्या लगेंगे? मॉलिकुलर मास ऑफ 1s2 का मॉलिकुलर मास ऑफ 1s2 का एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर मास कितना होगा? तो आपको पता है 2 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो बेटा कितना होगा? 18 ग्राम होगा। आपको पता है 18 ग्राम 18 ग्राम H2O मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एटम 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके? H2O के। इतने मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी 18 ग्राम पानी में, ठीक है। अब तो मेरे को पता है माना कितना है तुमने माना है 250 ग्राम पानी। कितना माना है? 250 ग्राम। तो बताओ बच्चों 250 ग्राम H2O में 250 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी? मान लिया n। कितना मान लिया? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये। क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किस में लिए बेटा? 250 ग्राम पानी में, ठीक है, मान लिया है। तो अब ये देखो मॉलिक्यूल्स के नीचे ये कितना है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो लिखा हूँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए किसके? H2O के। तो देखो n का मल्टीप्लाई किससे हुआ? 18 से, और किसका हुआ? 250 का मल्टीप्लाई किससे होगा? ये होगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 से। तो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या टोटल आ जाएगी 250 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। कितना डिवाइडेड आ जाएगा? 18 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आगे कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई। अब तुम्हें पता है एक मॉलिक्यूल्स पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालें इन 1s2 में, एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी? वो किसके बराबर होगी? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर H2O का कितना निकालते हैं भैया? H2O का एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो कहने का मतलब है ये क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये किसकी संख्या दे रखी है? प्रोटॉनों की संख्या। तो आपको पता है चार्ज एक मॉलिक्यूल्स पर चार्ज कितना है? एक मॉलिक्यूल्स पर एक H2O में, इन 1s2 में बेटा एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और ये बताओ यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स थे? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ऑफ H2O के। इसमें कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो निकाल लेते हैं। बताओ 250 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 H2O में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? वो होगी n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो n का मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे मेरे भाई, इक्वल टू कितना होगा? 10 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इस पूरी संख्या से कर देंगे। 250 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भैया? 18 कर देंगे। कितना कर देंगे? n। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अभी तो आप तो n निकाला है, n क्या है? ये आया n। अब क्या निकालेंगे? q बराबर होता है n इंटू ई। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 250 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हम करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब चार्ज की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? चार्ज की वैल्यू तब आएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर सॉल्व करके भी दिखा दीजिए, हैं? तो बेटा मेरे सॉल्व करेगा ना, तो इसका सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो आने वाला है 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। करके देख लेना, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गई? फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं। एक मॉलिक्यूल्स का मास कितना हुआ? एक मॉलिक्यूल्स का मास निकल के आया 18 ग्राम।
कितना आया मेरे भाई, 18 ग्राम एक मॉलिक्यूल्स का मास आया। 18 ग्राम मास मॉलिक्यूलर 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है, इतनी। तो 250 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, n। तो n की वैल्यू निकाल दी हमने, ये आ गई। अब उसके बाद क्या किया मेरे भाई कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, वो होंगे 2 × 1 + 8 एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। H2 का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 10। तो वही 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल्स में। तो एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मान लिया n। तो n की वैल्यू निकाल दी। Q बराबर होता है n × E। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 250 ग्राम में कितने थे, पूरे इतने थे, इतने ही तो थे। तो इतने निकाल के इसमें मल्टीप्लाई ई का कर दिया। ई क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹। तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन नंबर 3 को बेसिकली समझना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, वो मेन चीज़ है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें पहली चीज़ देखिए, कूलम्ब्स लॉ कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, और एक न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ कह रहा है। तो देखो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में लगता है, अगर इनके बीच की दूरी r होती है, कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले समझ लो। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो दो डिफरेंट मासेस के बीच में लगता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये भी r है, कितनी है, r है। तो बच्चों यहाँ जो लगेगा, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता है अगर सेम चार्जेस हों, और क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है अगर दो अपोजिट चार्जेस हों। ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, ठीक है। ये दूरी कितनी है, r है, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है अगर दो अपोजिट चार्जेस हों, लेकिन जो फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सही है। और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मेरे भाई, क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसका वैल्यू होती है G(m1m2)/r²। सही है। तो देखो इसमें केस फर्स्ट दे रखा है, केस फर्स्ट, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। क्वेश्चन में देखो, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, रेशो निकालना है तुम्हें। पहले केस में क्या निकालना है, कंपेयर करनी है रेशो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करनी है। ठीक है, कंपेयर करनी है। अब ये जो कंपेयर करनी है ये दो केसेस में अलग अलग करनी है। क्या करनी है, दो केसेस में अलग अलग करनी है। जैसा पहला केस जो दे रखा है इन्हें, कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। पहले केस में किसके लिए करनी है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। और दूसरे केस में किस में करनी है, दो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के लिए करनी है। सही है। तो बच्चों देखो इस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के भी दो केस बना देता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे दो चीज़ बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए आपको दो चीज़ निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, दो चीज़। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ से दोनों के रिजल्ट कहाँ आएंगे, यही कंपेरिजन करना है। तो देखो यहाँ के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा मेरे बच्चे, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो के की वैल्यू क्या होती है, 1/k Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, देखो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पे लिए चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। हम ऐसे लिख देते हैं। और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन उसके लिए चार्ज को क्या लिखते हैं, प्लस के 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब लिख देते हैं। तो कितना करते हैं, सही है, ध्यान रखना है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने लिखा के, क्या लिखा, के क्या लिखा है यहाँ पर, के लिख दिया। के Q1 Q2 होता है, Q1 की वैल्यू भी कितनी है, इतनी, और Q2 की वैल्यू भी कितनी है, इतनी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, बताओ, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, इसमें डायरेक्शन नहीं लिख रहा, मैग्नीट्यूड लगा दिया है, FE का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे E × E लिख दूंगा, अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी मैंने यहाँ मान लो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है सर, 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आएगी, आप क्या कर रहे हो, ये
कैसे कर रहे हो? चलिए डायरेक्ट कर देती हूँ। अरे यार देखो, दो चीज़ें हैं, यहीं वाले के लिए देख रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन होता है, सही है। तो ये बताओ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अरे बताओ, दोनों अट्रैक्ट करेंगे भाई। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बस ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। और इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा? K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? Q1 की वैल्यू सर 1.6 × 10⁻⁹ करो चलो, है ना। Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव लोगे, लेकिन मैंने कहा मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, ध्यान रखना। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? वो भी 1.6 × 10⁻⁹ होती है। और बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, इसके लिए कितना होगा? तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो होता है Gm1m2/r², यही होता है। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए लिखेंगे? G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? 10⁻⁻10 का, ये भी होल स्क्वायर होगा। अरे भाई देखो ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन की जगह लिया जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो लिया जाएगा। तो देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, जी की वैल्यू कितनी होती है? तो पता है 6.67 इंटू 10 की पावर क्या होती है? -11 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 10⁻10 का होल स्क्वायर, सही है। अब आपको क्या करना है सर इसमें कंपैरिजन करनी है। पहले इस वाले केस में कंपैरिजन करनी है, ठीक है। ये वाला अभी नहीं बता रहा, पहले इसको मैंने बताया है। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया, इनको कंपैरिजन कर देंगे। लिख देंगे 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 10⁻10 इंटू 10⁻10 अपॉन करेंगे। Fg की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन क्या करेंगे? वही 10⁻10 इंटू 10⁻10। बेटा इसे सॉल्व कर लेना, क्या कर लेना? इसे सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 2.4 इंटू 10⁻39, यही करना था हमें, ठीक है। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड वाइज ले लिया। अब दूसरे में क्या कह रहा है? अब देखो दूसरे में ही कह रहा है ये वाला चीज़ लेके आए। अब सेकंड वाले में हम क्या लेके आएंगे? ये उठा के लाएंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी मार लिया मैंने, अब इसको उठा के लेके आया हूँ, यहाँ से कॉपी किया और बच्चों यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब क्या देख रहा हूँ, देखो अब यहाँ चलूँगा इसके लिए चलूँगा। तो बताओ दोनों प्रोटॉन है, तो दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होने वाला है, सही है। इनके बीच की दूरी अभी भी 10⁻10 मीटर है, 1 एंगस्ट्रॉम थी ना। यहाँ पर क्या चलेगा? 2 प्रोटॉन के मास चलेंगे बस, और इनके बीच की दूरी कितनी चलेगी? 10⁻10 मीटर चलेगी, ठीक है बेटा। यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज देख ले, तो वही के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। और Q2 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/6 इंटू 10⁻19, उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन इसकी बीच की दूरी कितनी है? 10⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बच्चों, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो वही Gm1m2/r² करेंगे। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या हो जाएगी? वही 10⁻10 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी थी? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻11 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? 10⁻10 का होल स्क्वायर, सही है। अब इसका भी रेशियो निकाल देंगे, Fe/Fg
का रेशियो निकाल देंगे। कर लोगे? रेशियो निकाल लेना। सेकंड पार्ट का आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36। ठीक है, अब देखो सुनो, लास्ट पार्ट में कह रहा है ये कि एक्सेलरेशन निकालना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुमने निकाला था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये देखो यही तो निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, ये थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी इसलिए कर रहा हूँ। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.68 पास ले आओ इंटू 10 की पावर, देखो ये हो गया 9 इंटू 10⁻19, 10⁻19, 10⁻38 डिवाइडेड बाई, ये होगा 10⁻10, 10⁻10, 10⁻20। अब आप सॉल्व कर लो इसे बेटा, कितना हो जाएगा अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, देखो 16 अगर हम देखें तो यहाँ पर ये -38, ठीक है, 38 में से 38 और ये देखो 29 हो जाएगा, ये -29 है, ये ऊपर जाके 29 हो जाएगा। तो 38 में से 29 घटाएं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो देखो बेटा यहाँ आ जाएगा ये, और 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 कर देते हैं, इंटू 1.6 इंटू 9 कर देते हैं, तो ये आएगा 23.04 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। कितना लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इतना लगेगा। ये किस में लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। ये आपको बस याद रखना है। क्यों रखना है याद? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन। क्या निकलवा रहा है? एक्सेलरेशन। देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलवा रहा है प्रोटॉन, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये हो रहा है। मतलब ये कह रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन था और एक कोई प्रोटॉन था, इनके बीच का सेपरेशन वही था 10⁻10 मीटर। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा था इनके बीच में, वो मैंने यहाँ निकाला है। कितना निकाला? 23.04 इंटू 10⁻9, इतने न्यूटन लगा फोर्स। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन बता दो इलेक्ट्रॉन के लिए। पता इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास अपॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एफ बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स पर यूनिट मास। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का ही तो मास लेंगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स कॉमन होगा, ये तो दोनों के लिए ये लिखोगे 23.04 इंटू 10⁻9 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, सॉल्व कर लेना। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा वो भी बता देता हूँ। ये लगभग कितना आएगा? 23.04 में डिवाइड मार देंगे 9.1 का, तो ये आ जाएगा लगभग 2.53 इंटू 10⁻40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻40। तो कुछ देख लो, एक्सेलरेशन जो होगा ये लगभग आप खुद देख सकते हो कितना आ रहा है, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। यहाँ मैंने जो है देखा जाए, अच्छा ये -9 आएगा, सॉरी ना, ये -9 आएगा। क्यों आएगा? ये होगा 29, 38 में से 29 जाएंगे तो आएगा तो 9, लेकिन माइनस क्या आएगा बच्चा? किसका आएगा? माइनस के। तो ये माइनस हो गया। -9 में से अगर 31 में से 9 जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 31 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा। कितना आएगा भाई? 22 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2.53 इंटू, देखो 10⁻22 आ रहा है, ये आ रहा है। ऐसे ही एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकाल देंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो वही रहेंगे, या मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे, वही 23.04 इंटू 10⁻9। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27। तो बताओ कितना आएगा यार? 23.04 डिवाइडेड बाई 1.67, तो ये आएगा 13.8 इंटू 10⁻27 में से कितना घटा देंगे? 9। तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 न्यूटन। तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ 1.4 आ रहा है। तो मैंने कहा था कि एक डेसिमल जब इधर जाएगा तो 1.38 हो जाएगा, इंटू एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाती है, यही तो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप 3.38 को क्या लिख सकते हो? 1.4 भी लिख सकते हो,
इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल 4, एक एग्जाम्पल 4 कह रहे हैं। देखो मैं बता देते जाता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो एक नायलॉन का तार था ये, इससे एक मैंने मेटेलिक स्फीयर लगाया ए, जिस पर चार्ज कितना है 4 है। एक और हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है बी, जिस पर चार्ज कितना है, ये आप देख ही रहे हैं, ये हैंड है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा बीच का सेपरेशन, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जो है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वॉइस आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ज जो है, यहाँ अलग चार्ज है, यहाँ चार्ज Q1 मान लो, यहाँ चार्ज Q1 डैश मान लो, या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक, या यहाँ पर मान लो चार्ज जो है Q1 और Q1 डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहा गया कि ये जो है मेटेलिक स्फीयर ए को, ये अनचार्ज्ड स्फीयर सी के साथ टच किया गया। देखो बेटा, जब टच कराओगे ना, इसको जब टच कराओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कोई सी है, कौन है ये सी है। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि ए को देखो यहाँ बोल रहा है ये जो ए है और सी है वो हम टच में आए, और बी और डी टच में आए। तो देखो ध्यान से सुनो, सी कैसा है, अनचार्जड है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में सी और डी कैसे अनचार्जड है। देखो अनचार्ज स्फीयर है सी और डी। तो देखो सी को पे कोई चार्ज नहीं था बेटा, सी पे पहले कोई चार्ज नहीं था। पहले चार्ज कितना था सी पे, कुछ था ही नहीं, 0 था चार्ज। जब ए को यहाँ पर जो ए पे है, इस पर चार्ज कितना है 1 2 3 4। जब 4 चार्ज है तो 4 + 0/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 ही चार्ज तो सी पे आ जाएगा, टच करने के बाद 2 ही चार्ज ए पे रह जाएगा। मैंने बताया था एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या बताया था मैंने, एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई पहले चार्ज कितना था, चार्ज सी पे चार्ज कितना था 0, तो 4 + 0/2 करोगे 2 हो गया, तो 2 2 चार्ज बढ़ गया ए और सी पे। समझ गया, समझ गए बेटा। ऐसे ही इस बी को, ये वो स्पेयर है, दूसरा वाला है ये बी, क्या है ये बी। अब इस पर चार्ज कितना था, पहले 2 था, अब बी को डी के साथ टच किया गया, बी को डी के साथ टच किया गया। ये बताओ, इस पर चार्ज पहले 2 है और डी पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, जो डी वाला है इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इस पर तो चार्ज 0 है। बोलो है, तो 2 + 0/2 करोगे, एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा 1, तो इस पर भी चार्ज 1 रह जाएगा, इस पर भी चार्ज 1 रह जाएगा। बताओ रह गया। तो ये बी और डी को टच करने का है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऐसा टचिंग करने के बाद फिर इस ए पे जो चार्ज रहा वो पहले वाले चार्ज का कितना रहा हुआ, आधा रह गया। भाई Q1/2, भाई Q1 चार्ज था, आधा रह गया Q1/2, इस पर भी Q1/2 रह गया। तो बच्चों देखो अब रह गया Q1/2, और जो D है, अब देखो उसके बाद टच कराने के बाद जब ए को और बी को पास में लाते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर। तो अब बी को लेके आए हैं पास में बेटा टच कराने के बाद, और इस पर चार्ज कितना बचा था, एक चार्ज बचा था, और इनके बीच का सेपरेशन कितना था 5 सेंटीमीटर। बात समझना। तो ये बताओ बी पर चार्ज कितना रह गया होगा, पहले चार्ज कितना था Q1 डैश, टच कराने के बाद इस पर चार्ज आधा आ गया होगा, और इस पर भी चार्ज आधा आ गया होगा। तो अब चार्ज कितना आ गया इस पर Q1/2, इधर आ गया। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने इसे टच नहीं कराया था तब फोर्स कितना था। ये वाली दूरी मैंने आर ले ली, कितनी दूरी ले लिया, तो पहले फोर्स था Q1 कितना, Q1, Q2 कितना है Q1 डैश अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी थी R²। अब आप बताओ 10 से 5 होगी, 5 हो गई का मतलब R/2 हो गई ना। तो नया फोर्स कितना हुआ, अब नया फोर्स बताना कितना होगा, Q1 डैश, भाई Q1 डैश करूँगा ना, भाई Q1 डैश करूँगा, वो Q1 एक बार बताओ ये कितनी हो गई, Q1 कितना हो गया Q1/2
टच कराने के बाद इनटू कितना हो गया Q1 डैश/2, सही है, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है R/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों नया फोर्स कितना हो गया देखना, F डैश बराबर हो गया K Q1 डैश अपॉन 2 दूनी 4 अपॉन R²/4। इस फोर्स से उस 4 को काट दो तो नया फोर्स जो होगा वो होगा Q1 डैश अपॉन R²। यही फोर्स तो पहला वाला था, देखो ये वाला फोर्स तो पहले वाला था जब उनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर था, तभी तो ये फोर्स था, बोलो यही तो था बेटा। ऐसे R मान लिया है, यहाँ 10 R की जगह 10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही आएगी। तो मैं ये दिखा रहा हूँ F आएगा, तो नया फोर्स और पुराना फोर्स दोनों बराबर आया। तो कहने का मतलब है ये जो हमने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद जो एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों में, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उनके बीच की दूरी को जब हमने आधा कर दिया ऐसा करने के बाद, तो उसके फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो फोर्स अनअल्टर्ड रहा। क्या रहा? फोर्स अनअल्टर्ड। तो कोई यहाँ लिखा भी है जो फोर्स होगा ए और बी पर रिमेन अनअल्टर्ड होगा। अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होता तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो चेंज होती। ये पुराने वाले फोर्स की तो बराबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? कि सर मैंने जो अनचार्ज बॉडी लाया उन दोनों सी और डी पे, भाई सी पे भी चार्ज नहीं था, डी पे भी चार्ज नहीं था, दोनों पे चार्ज नहीं था, लेकिन जब मैंने ए के साथ टच कराया तो उसने अपना आधा चार्ज इसको दे दिया। पहले चार्ज की वैल्यू कितनी थी? +4। अब कितनी हो गई? 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई। इस वाले चार्ज पर कितनी थी? 2। इस पर कितनी हो गई? 1 और 1। दोनों पे चार्ज क्या हो गया? आधा आधा बट गया। जब आधा आधा बटने के बाद दोनों को पास में लेके आए, उनकी दूरी को भी कम कर दिया, तो हमने देखा जब दूरी को आधा कर दिया है ना, क्योंकि चार्ज भी आधा हो गया, दूरी भी आधी हो गई। जब भी कभी चार्ज भी आधा हो जाए और दूरी भी आधी हो जाए तो फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? फोर्स पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दूरी के आधी होने के साथ चार्ज भी आधा हो रहा है। और जब भी चार्ज आधा होगा और दूरी भी आधी होगी तो याद रखना फोर्स में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कुछ नॉलेज दे के जाता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है आपको करने चाहिए, मैं कहता हूँ, और मेरे साथ करोगे बहुत फ़ायदे रहेगा बेटा। हर चीज़ का मतलब आप देख लीजिए, हर कोई क्वेश्चन एक मतलब बता के जा रहा है। एग्जाम्पल 5 देख लीजिए। 3 चार्जेस हैं Q1 Q2, हर एक पर चार्ज Q है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसका कंसेप्ट। ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। सिमेट्री का कंसेप्ट कहता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। हर एक पे चार्ज इन्होंने Q दे रखा है हर वर्टेक्स पे, ठीक है। ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी दे रखी है? L दे रखी है। हर एक की साइड कितनी दे रखी है बच्चा? L दे रखी है। ये भी L दे रखी है, ये भी L दे रखी है, और ये भी एक दे रखी है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक का एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। कितना समझ में आता ही है? ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और कह रहा है कि जो चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q पे पूछ रहा है, जो प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड रखा है। देखो एक प्लेस चार्ज जो है सेंट्रॉइड पर रखा है, तो भैया इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, और देखो इसकी इससे दूरी, ठीक है। ये दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, और देखो ये वाली दूरी बराबर होगी। मैंने तुम्हें बताया था ये वाली दूरी कितनी निकली थी? L/√3 निकली थी। सर कैसे निकली थी? तो देखो बेटा, इसको हमने यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डाल दिया था 90 डिग्री, तो ये दूरी जो हुई थी ये L/2 हो गई थी, ये हाइपोटेनियस थी। तो मैंने बताया था ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल 30 डिग्री था, तो cos 30 इक्वल टू हो गया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना था? L/2। बेटा हाइपोटेनियस कितनी है? H। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू होती है L/2H। 2 से 2 कट गया तो H बराबर आ गया L/√3। तो जो हाइपोटेनियस है, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सब क्या है? L/√3 है। क्या है? L/√3। और यहाँ कौन सा चार्ज रखा गया है? Q चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया है? Q चार्ज। क्या रखा गया है बेटा? Q चार्ज रखा गया है। अब देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम है, तो क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। मैं इसे ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। ये किधर लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा इधर। देखो ये वाला चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, तो इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। देखो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, इसका इधर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। देखो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आप क्या देख रहे हो कि सर ये 30 है, ये 90 है। देखो 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 60। ये 30 है, ये 30 था, ये 90 है, और ये 60 हो गया, ये 120 हो गया।
ऐसी बेटा ये भी 60 होगा, ऐसी बेटा सब 120 पे लग रहे हैं। तो याद रखो, मैंने तुम्हें बताया भी था कंसेप्ट, जब एक फोर्स नीचे लग रहा है F, और देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, और देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, इस फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, इस फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो भाई मैंने ये बताया था, जब इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर हो और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि सर जब भी दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो इसका जो नेट फोर्स होता है वो इसके मैग्नीट्यूड के F के बराबर होता है। तो जब एक पॉइंट पर एक किसी सिस्टम में एक फोर्स ऊपर लग रहा है और बच्चों एक फोर्स नीचे लग रहा है, सही है, तो बताओ इनके बीच का एंगल तो 180 डिग्री है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स बोलो कितना होगा, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 है, ठीक है, कितना आएगा, टोटल फोर्स 0 है। क्लियर है, कितना समझ में आ गया, आई होप। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गई, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 6 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, और बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है, कुछ कंसेप्ट दे के जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, देखिए 3 चार्जेस हैं, ठीक, एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है Q, और एक चार्ज है Q, सही है। ये 3 चार्जेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3 चार्जेस दे रखे हैं, और इनमें जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइडें दे रखी हैं कितनी, L, ये L और ये L, ठीक है बेटा। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में आया। देखिए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्या फोर्स होगा हर एक चार्ज पे, ये निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो समझो 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, ये वाला चार्ज इस चार्ज वाले चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स, ठीक है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स, ठीक है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तीनों एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले इस पर फोर्स निकालना है हमें, बेटा ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, नहीं होगा। ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है K, Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, L², कितनी है, L²। ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, कितना होगा, KQ² अपॉन L² होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। बताओ समझ में आया। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो मैंने बताया था तुम्हें कि भैया नेट फोर्स जो होगा, क्या होगा, नेट फोर्स, इससे लेते हैं, जो नेट फोर्स होगा मेरे भाई वो कितना होगा, नेट फोर्स F ही होगा, कितना होगा, नेट फोर्स F ही होगा। क्यों होगा F, भाई इसका टोटल फोर्स कितना होगा, इन दोनों का F ही होगा, जब क्योंकि एक फोर्स जो है ये F है, और बच्चों देखो ये भी F है, कितना है, ये F है, और देखो इनके बीच का एंगल ये कितना है, 120 डिग्री है। जब F और F है तो जाहिर सी बात है, जब दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो याद रखना इसका जो टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स इसे कहते हैं नेट फोर्स, कितना होना चाहिए, इसका F होना चाहिए, कितना होगा, नेट फोर्स F ही होगा, कितना होगा, नेट फोर्स F ही होगा। समझ में आ गया, नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये चार्ज -Q है, ये चार्ज -Q है, ये चार्ज Q है। अगर मैं पहले तो इस वाले पे निकाल दिया तुमने, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, F आ गई, कि सर इस वाले पे ये मान लो 3 पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो एट C पर
जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा एट सी पर, वो एफ के बराबर होगा। और एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा। बस ये आंसर आएगा पहले सी वाले के लिए। कहना है ना सी पे हर एक पे फोर्स निकालो। अब बी वाले पे निकाल लो। चलो अब देखो बी वाले पे निकाल लो, ठीक है, बी वाले के लिए निकाल लो। बी वाले पे जब आओगे तुम, ठीक है, येलो से कर दें, देखो ये क्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा यहाँ पे, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब देखो फिर से इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है मेरे भाई। कितना है, 120 डिग्री। जब इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा ना मेरे भाई, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो नेट फोर्स होगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो भी कितना होगा, एफ ही होगा। क्या होगा, नेट फोर्स एफ ही होगा। क्यों होगा, अरे यार ये एफ है और देखो ये एफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स होगा एफ। कितना होगा, टोटल फोर्स एफ ही होगा। क्लियर है। तो एट बी पर अगर आप देखें तो सर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स या टोटल फोर्स कितना होगा एट बी पर, वो भी एफ ही होगा। एफ की वैल्यू कितनी होगी सर, वही होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा। बस इतना है, ठीक है। अब हम निकाल लें ए पर निकालते हैं, एट ए पर। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। देखो एट ए पर देखो, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये अट्रैक्ट करेगा किस फोर्स के साथ, एफ फोर्स के साथ। एफ ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, के क्यू क्यू है और इनके बीच की दूरी सेम है, सही है। अब देखो ये क्यू और ये माइनस क्यू है, तो इनके बीच का सेपरेशन भी क्या होगा, ये भी होगा, एफ होगा। कितना होगा, एफ होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ये क्या होगा, दो एफ है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स। सर इनका नेट फोर्स होगा F√3। कितना होगा एट ए पे, नेट फोर्स या टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा F√3। कितना होगा, F√3 होगा। अच्छा एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर, कितनी होगी, √3 होगी। ये मेरा नेट फोर्स आएगा किस पे, ए पे आएगा। कितना आएगा, ए पे। अब इसकी ब्यूटी देखो, अब एक और ब्यूटी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है। इस पर पूरा सिस्टम जो है, अगर सिस्टम की बात करती है बेटा, इसकी ब्यूटी और सुनाता हूँ आपको। ये सिस्टम 3-4 से बना है, एक क्यू से, एक माइनस क्यू से और इस क्यू से, 3-4 से बना है। इस सिस्टम पे अगर इस पूरे सिस्टम पे की बात करें, पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा, ये तो आपने इंडिविजुअली चार्ज दिखाया ए पे, बी पे और सी से, ठीक है। अगर हम देखें इंडिविजुअली चार्ज हमने दिखाया है ए, बी और सी पर, तो अब आप क्या देख रहे हो, ए पर, बी पर और सी पर इंडिविजुअली चार्ज आपने दिखाया, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, कोई बाहर से तो कोई फोर्स है नहीं, क्या नहीं है, कोई बाहर से फोर्स नहीं है। जब कोई बाहर से फोर्स नहीं है तो खाली इंटरनल फोर्स लग रहा है इस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या ना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ओवरऑल फोर्स कैसे आएगा, देखो सर, तो देखो ध्यान से सुनो, मैं इसको उठा के इस पूरे डायग्राम को उठा रहा हूँ, देखना, इस डायग्राम को उठा के नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ और तो मैं इसकी ब्यूटी दिखाता हूँ कैसे आएगा 0। देखो कॉपी करा, यहाँ पे लेके आते हैं, चलो यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो मैं इसको दूसरे उससे लेके जाता हूँ, ऑरेंज से लेके जाता हूँ नीचे। देखो ये फोर्स देखना तुम, ये फोर्स तो नीचे लग ही रहा है। अब देखो इसको अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे ले जाऊँ मेरे भाई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे ले जाऊँ, और देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे ले जाऊँ, तो दोनों ये कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, बोलो काट रहे हैं नहीं काट रहे, बिल्कुल सर काट रहे हैं, ठीक है। और देखो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाली फोर्स बिल्कुल इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में है, ये देखना, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, बिल्कुल सही है सर। ये वाला जो है बाइसेक्टर पे काटा होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ होगा, और देखो ये एंगल 60 डिग्री हुआ होगा, तभी तो ऐसे ये एंगल 60 डिग्री हुआ होगा, और देखो ये एंगल 60 डिग्री हुआ होगा। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है सर, है, ठीक है जी, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये बताओ कि ये एंगल इस वाले फोर्स और देखो इस वाले फोर्स को पीछे ले आए, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सर नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा मेरे, ये 60 है, ये 60 है, ये वाला और इस वाली लाइन के बीच का एंगल 60 है, इसके और इसके बीच का एंगल 60 है। ये वाली लाइन तो डॉटेड लाइन आ गई,
और ये वाली लाइन ये आ रही है, ये वाली लाइन ये आ रही है, इसके बीच का ये एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल है। हाँ सर होगा, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ सर 30 डिग्री, बिल्कुल सही। ये एंगल 60 है, तो देखो ये एंगल कितना हुआ सर 60 डिग्री हुआ, अल्टरनेट एंगल है। ये 60 है, ये 90 है, ये कितना हुआ बच्चों, मैं इससे येलो से करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। तो अब मुझे बताओ इस फोर्स पे, एक फोर्स तो इधर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो इसकी फोर्स की एक लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, और एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, बताओ। अरे ये जा रही है ना ऊपर की ओर, तो वो तो आप इस फोर्स को नीचे ला के दिखा सकते हो ना, ये एफ और ये एफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो इसका फोर्स किधर लगेगा, बोलो बोलो, इसका फोर्स किधर लगेगा, इसका फोर्स इधर दिखेगा। कितना फोर्स दिखेगा, F√3 दिखेगा। अब देखो इस पॉइंट पर फोर्स F√3 ऊपर की ओर है। एक सिस्टम है, सिस्टम मान लिया, मान लो पॉइंट चार्ज का सिस्टम है। इस सिस्टम पर एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, इस सिस्टम पे एक सिस्टम मान लिया, ये मान लिया सिस्टम है 3 पॉइंट चार्ज का फॉर एग्जांपल, है ना। एक फोर्स तो इस पर नीचे लग रहा है F√3 देखो, और एक फोर्स लग रहा है इस पर ऊपर F√3। तो अब बताओगे इस पर नेट फोर्स कितना होगा पूरे सिस्टम पे, नेट फोर्स 0 होगा। किस पे, पूरे सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर पूरे सिस्टम पर। सिस्टम 3 4 से मिलना, तो टोटल फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। और इंडिविजुअल फोर्स देखेंगे तो इंडिविजुअल V पे इतना होगा बेटा, A पे C पे इतना होगा, और A पे इतना होगा, ये इंडिविजुअल फोर्सेस होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एग्जाम्पल थे 6 तक, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।